तू अपनी कामयाबी पे मगरूर है, ये वक्त है जनाब बदलता जरूर है। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के अंतर्गत हमको ना भुलाना सीरीज में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आपको यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये देना है कि अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, वहाँ पे जो भी चैप्टर्स हमने कंप्लीट करवाए आप उन्हें देखिए, है ना। बहुत ही शानदार अंदाज में कराने की कोशिश की गई है। चलिएगा हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे संयुग्मी के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। यानी कि हमारे पास कोई संयुग्मी दी गई है, यानी कि जेड दे दी गई। जेड इज इक्वल टू मान लीजिए हो गई हमारे पास ये सम्मिश्र संख्या है x प्लस आई वाई, तो इसकी कॉन्जुगेट इसकी संयुग्मी क्या हो जाएगी, जेड बार बराबर हो जाएगी x माइनस का आई वाई। ये हो गई सम्मिश्र संख्या और ये उसकी कॉन्जुगेट हो गई। सम्मिश्र संख्या हमारी x प्लस आई वाई हो गई और इसकी कॉन्जुगेट हो गई x माइनस आई वाई। पहला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अगर हमें दिया गया है क्या z बार बराबर z, है ना, यानी कि कॉन्जुगेट और सम्मिश्र संख्या दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ऐसा कब होगा, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक नंबर हमने ले ली 2 प्लस 0i, 2 प्लस 0i, इसका कॉन्जुगेट निकालिए। इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो भी i की जगह माइनस आई रखोगे, मान लेते हैं माइनस 0i, लेकिन ये भी 0 है, ये भी 0 है, यानी कि 2 और 2 कुल मिला के ऐसा तभी होगा जब हमें कोई जेड जो हो क्या हो, एक रियल नंबर हो। देखो यहाँ पे 2 और 2 दोनों जगह क्या है, 2 हमारी एक रियल नंबर है। तो इस कंडीशन में यानी कि जेड बार और जेड दोनों इक्वल तब होंगे जब क्या हो, जेड हमारी एक रियल नंबर हो, एक वास्तविक संख्या हो। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखिएगा, सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि जेड बार इज इक्वल टू माइनस जेड। देन क्या कह रहा है, जेड इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि किसी संयुग्मी कोई संयुग्मी है और उसके उस सम्मिश्र संख्या का नेगेटिव दोनों इक्वल कब होंगे, जब हमारे पास जेड क्या हो, एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या हो। अच्छा, इसके बाद तीसरा पॉइंट देखिएगा, कह रहा है जेड बार का बार। अब देखिए जेड बार आप निकालो पहले, मान लीजिए कि हमारे पास जेड यही दी गई है तो जेड बार ये है और इसका फिर से हमें जेड बार निकालना है ना, जेड बार का बार निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास जेड बार है, उसका बार निकालना है हमें, यानी कि संयुग्मी का संयुग्मी निकालना है। तो x माइनस आई वाई, इसका अगर हमें संयुग्मी निकालना है तो क्या हो जाएगा, फिर से i को रिप्लेस कर दो तो x प्लस आई वाई फिर से बन जाएगा, यानी कि वही बराबर हो जाएगा किसके, z के हो जाएगा। अच्छा, कह रहा है कि संयुग्मी और सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट अगर दोनों को जोड़ा जाए तो क्या आएगा, देखिएगा यहाँ पे। तो x प्लस आई वाई इज इक्वल प्लस में ऐड कर दीजिए इसे, x माइनस आई वाई काट देंगे तो आ जाएगा 2x, है ना, यानी कि 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है। यही सेम काम इमेजनरी के साथ होगा। और देखो यहाँ पे अगर माइनस में दिया जाए x माइनस आई वाई, माइनस का x हो जाएगा, प्लस का आई वाई हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों x माइनस का आई वाई, अरे ये प्लस का, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा हमारा। z माइनस जेड बार है तो ये पहले प्लस का रहेगा, ये प्लस का रहेगा और ये माइनस का रहेगा, है ना। तो बीच में क्या माइनस लगा है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे x से x कट जाएगा तो ये 2i बचेगा, है ना, 2i यानी कि 2 और क्या है, ये इमेजनरी पार्ट है किसका, z का। तो 2i इमेजनरी पार्ट आ जाएगा हमारा z का, है ना, ठीक है। तो 2i इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z। अब देखिए z और z बार अगर दे दिया जाए, z बार यानी कि सम्मिश्र संख्या दे दी जाए x प्लस आई वाई हमारी, और उसके बाद इसका कॉन्जुगेट दोनों का मल्टीप्लाई दे दिया जाए, दोनों का मल्टीप्लाई दिया जाए यानी कि आई वाई दे दिया जाए, दोनों का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखें तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा। और इसके बाद जेड बटा जेड बार बराबर किसके होता है, जेड स्क्वायर बाई मॉडुलस जेड का स्क्वायर। यहाँ पे 8वां पॉइंट देखिएगा, कह रहा है Z1 प्लस Z2 का बार, है ना। अब देखो दो सम्मिश्र संख्याएं हमारी वो क्या है, सम में दी गई हैं, दोनों जुड़ी हुई हैं, तो इनका जो बार होगा वो अलग अलग के कॉन्जुगेट के बराबर हो जाएगा, है ना। याद रखेंगे इसे कि Z1 प्लस Z2 का जो बार होगा वो किसके इक्वल होगा, मीन्स Z1 प्लस Z2 की जो कॉन्जुगेट होगी वो दोनों Z1 और Z2 दोनों की कॉन्जुगेट के अलग अलग सम के इक्वल हो जाएगी। अगर बीच में प्लस होगा तो प्लस हो जाएगी, माइनस होगा तो माइनस के इक्वल हो जाएगी। Z1 Z2, तो Z1 Z2 क्या है, Z1 Z2 भाई, Z1 Z2 की जो कॉन्जुगेट होगी वो Z1 और Z2 दोनों के कॉन्जुगेट के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगी, है ना। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 11th पॉइंट में कह रहा है कि x की पावर n
का जो बार होगा इसे हम लिख सकते हैं, यानी कि पावर को ऊपर ले लें, x बार की पावर n, ये लिख सकते हैं, है ना। वेयर क्या कह रहा है कि n बिलोंग्स n, यानी कि n क्या है, नेचुरल नंबर्स के लिए। ऐसा किसके लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए है ना। और यहाँ पे 12वां पॉइंट देखिएगा, 12th पॉइंट बहुत ही शानदार है। 12वें पॉइंट में कह रहा है कि यदि क्या दिया जाए, x प्लस, कह रहा है कि यदि z1 बट्टा z2, z1 बट्टा z2 और इनके कॉन्जुगेट की बात हो तो ये अलग अलग डिवाइड के बराबर हो जाएगी, z1 बार बट्टे z2 बार, है ना। वेयर z2 नॉट इक्वल टू 0, भाई ये सभी जान रहे हैं, अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या होगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, और जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसकी बात करेंगे 13 पॉइंट की, तो कह रहा है z बार की पावर में -1, है ना। ये रखा हुआ है कि पावर -1, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या कि z बार की पावर अंदर ले आओ -1, अंदर ले आओ -1, फिर उसका बार निकाल दो, दोनों इक्वल होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिएगा, अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट याद रखना है हमें। कह रहा है कि ऊपर वाले गुणधर्मों से कुछ पॉइंट्स निकाले इन्होंने। कह रहा है कि किसी संयुग्मी, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके संयुग्मी को अगर ऐड किया जाए और इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो क्या होगा, z विशुद्ध काल्पनिक संख्या होगी, यानी कि ये क्या होगी, इस कंडीशन में ये क्या होगी, एक काल्पनिक संख्या होगी। अच्छा, z माइनस जेड बार इक्वल टू अगर 0 आ जाए तो z क्या है, वास्तविक होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, वास्तविक। ये तो पॉइंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, खैर ये वैसे भी याद हो जाएंगे, मतलब कि करके भी आप देख लोगे। जैसे कि देखो यहाँ पे z दिया गया है, z है x प्लस आई वाई, और यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा x माइनस का आई वाई, तो आई वाई से आई वाई कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और इक्वल टू 0 रखा है तो 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट है वो 0 हो जाएगा। अब जब रियल पार्ट 0 हो जाएगा तो बचेगा कौन, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट अगर बचेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये प्योरली इमेजिनरी है ना। इस कंडीशन में जब रियल पार्ट 0 आ जाएगा तो प्योरली इमेजिनरी होगी, यानी कि विशुद्ध काल्पनिक संख्या होगी। और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 आता है, जैसे कि सेकंड वाले में इमेजिनरी पार्ट 0 आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी वास्तविक संख्या होगी, यानी कि z क्या होगी इस कंडीशन में, वास्तविक संख्या होगी। अगले वाले में देखेंगे, कह रहा है z प्लस जेड बार, कह रहा है z प्लस जेड बार। देखो कोई भी सम्मिश्र संख्या और उसके कंजुगेट को अगर ऐड किया जाएगा तो सदैव क्या होंगे, रियल होंगे। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आया है, x आया था, 2x आया था ऐड करने पे, तो 2x क्या होगा, रियल होगा, इमेजिनरी पार्ट तो इसमें है ही नहीं। z प्लस जेड बार तथा जेड बार सदैव वास्तविक होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, रियल होते हैं। ये दोनों करके आप देख सकते हैं, जेड बार भी हमेशा रियल होगा। अभी हम लोगों ने ऊपर बात भी की थी जेड बार की, है ना। ये यहाँ पे देखो, ये आया था जेड बार, ये यहाँ पे चौथे पॉइंट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे कोई इमेजिनरी नहीं बचा था, है ना, कोई भी इमेजिनरी नहीं बचा था। इसके बाद जेड माइनस जेड बार, ये सदैव क्या होगी, विशुद्ध काल्पनिक संख्या होगी, ठीक है। अच्छा, Z1 Z2 नॉट बिलोंग्स R1 प्लस R2, और तथा Z1 Z2 वास्तविक संख्या, तो कह रहा है कि Z1 बराबर क्या होगा, Z2 बार के बराबर होगा, अगर ये दोनों कंडीशन यहाँ पे दी जाती हैं तो। और हमारा जो Z1 Z2 है वो क्या हो, रियल नंबर ना हो, तब Z1 प्लस Z2 और Z1 Z2 क्या होगा, अगर ये दिया गया है हमें तो Z1 बराबर Z2 बार होगा, है ना। चलेगा, अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, यानी कि मापांक के गुणधर्म। मापांक के गुणधर्म की बात हो रही है, यहाँ पे मॉडुलस की प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। Z1 Z2 सम्मिश्र संख्याएं हैं ये सभी, है ना। चलेगा, देखो यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि जो सम्मिश्र संख्या हमारी Z है, मॉडुलस ऑफ Z, देखो मॉडुलस ऑफ Z जो होगा ना वो कोई रियल नंबर बन के आएगी, निकल के आएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मॉडुलस Z जो होगा वो बिलोंग्स करेगा किसको, रियल नंबर्स को, यानी कि R को। और कभी भी किसी सम्मिश्र संख्या का जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। और किसी सम्मिश्र संख्या का मॉडुलस हमेशा बड़ा या बराबर होगा किसके, उसके रियल पार्ट, है ना, रियल पार्ट यानी कि वास्तविक भाग के मॉडुलस से बड़ा होगा। और ये बड़ा होगा किससे, इमेजिनरी पार्ट के मॉडुलस से, ये हमेशा बड़ा होगा, ये पॉइंट याद रखेंगे। रियल पार्ट है ना, यहाँ पे रियल पार्ट मतलब कि अगर हमारे पास दिया गया है रियल पार्ट ऑफ Z, यानी कि मॉडुलस की बात हो रही, तो यहाँ पे मॉडुलस हटाया गया है, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, तीनों पॉइंट्स पे। उसकी बात इमेजिनरी की अलग से बात करेंगे। देखिएगा, कह रहा है कि मॉडुलस Z जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे, रियल पार्ट ऑफ मॉडुलस Z, है ना, रियल पार्ट ऑफ मॉडुलस Z उससे इक्वल टू होगा। और ये सबसे बड़ा, छोटा कौन होगा सबसे, यानी कि ये होगा हमारा रियल पार्ट ऑफ Z। मतलब कि जो मॉडुलस लगने के बाद क्या होता है, पहले तो ये सबसे बड़ा होगा, फिर अगर रियल पार्ट का मॉडुलस निकाला जा रहा है तो फिर वो दूसरे नंबर पे आएगा,
और तीसरे नंबर पे यानी जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी कि सिर्फ अगर रियल पार्ट ही ले लिया जाए, मॉडुलस ना लिया जाए, तो ये क्रम होता है इन तीनों में। और यही सेम क्रम हमारे पास क्या होता है, इमेजनरी का होता है ना, यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड के होगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड के होगा। चलिएगा, यहाँ पे मॉडुलस जेड जो होगा, देखिएगा एक सिंपल सी बात है, जो मॉडुलस जेड होगा, मॉड जेड बराबर होगा किसके, अगर हमारे पास प्लस किया जाए मीन्स माइनस का जेड आ गई, तो इसका भी मॉडुलस और इसका भी मॉडुलस दोनों का इक्वल मॉडुलस होगा, और यही सेम मॉडुलस होगा जेड बार का इसकी कॉन्जुगेट की, और यही सेम मॉडुलस होगा अगर हमारे पास आई दे दिया जाए, आई जेड दे दिया जाए, मीन्स मॉडुलस में कोई मॉडुलस की कोई सेहत में फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना तो कॉन्जुगेट का वही मॉडुलस सेम कॉन्जुगेट का होगा, अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव ले लिया जाए तो उसका मॉडुलस भी वही होगा, और अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर में आई से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब भी उसका मॉडुलस क्या होगा, सेम होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। और एक पॉइंट याद रखेंगे, बड़ा अच्छा पॉइंट है, कभी कभी जेड बार लिख के आता है जहाँ पे भी, है ना, जेड बार का मतलब होता है कि जेड बार जो होगा वो हमारा इक्वल होगा किसके, मॉडुलस जेड के स्क्वायर के, है ना। देखो यहाँ पे इसका तो हमने निकाला था, अभी कितना आया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि हमेशा जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा किसके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, यानी कि जेड बार इक्वल टू होगा मॉडुलस जेड के स्क्वायर के। ये पॉइंट यहाँ पे हमें याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगला भी हमारा, है ना। ये पॉइंट अच्छा है, वृत्त वगैरह के इक्वेशन से रिलेटेड जब क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे काम आएगा। तो ये जो मॉडुलस जेड की पावर एन, है ना, जेड की पावर एन जो है, तो हम बराबर होगा किसके, अगर हम पहले जेड का मॉडुलस निकाल लें फिर उसकी पावर एन कर दें, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडुलस Z1 बाई Z2, मॉडुलस Z1 बाई Z2, तो ये हमेशा बराबर होगा किसके, मॉडुलस Z1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस Z2, मॉडुलस Z1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस Z2। अच्छा, इसके बाद 10th पॉइंट देखिएगा, मॉडुलस Z इक्वल टू 1, है ना। ऐसा मॉडुलस Z बराबर अगर 1 दिया गया है तो उसकी जो Z बार होगी, यानी कि इसकी जो कॉन्जुगेट होगी, इसका मतलब क्या है, वो 1 बाई जेड के इक्वल टू है ना, 1 बाई जेड की इक्वल टू है। अच्छा, यहाँ पे भी एक अच्छा पॉइंट दिया गया है कि जेड इनवर्स है, यानी कि जेड की पावर -1 है, तो जेड बार बटे मॉडुलस जेड का स्क्वायर करके निकाला जा सकता है इसे। अब हम बात करेंगे ट्राइंगल इनइक्वालिटीज, है ना, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। देखिए, ट्राइंगल इनइक्वालिटीज से रिलेटेड कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं ना, ये डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं और ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि मॉडुलस Z1 प्लस Z2, मॉडुलस Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल होगा, मीन्स निम्नलिखित में से कौन सत्य होगा, है ना, कौन सा सत्य होगा, ये कौन सा असत्य होगा, तो 3 सत्य दे दिया। तो एक पॉइंट याद रखना, हमें सारे ये पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, ये डायरेक्ट ही पूछी जा सकती हैं, है ना, अब पूछी गई भी हैं। देखिएगा यहाँ पे मॉडुलस Z1 प्लस Z2, मॉडुलस Z1 प्लस Z2 जो होता है ना, हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा किससे, Z1, मॉडुलस Z1 प्लस Z2। कहने का मतलब ये वाला जो पार्ट होता है ये बड़ा होता है हमेशा इस वाले से, है ना। अलग अलग जो मॉडुलस होता है, अलग अलग मॉडुलस का जो सम होता है वो बड़ा होगा दोनों को एक साथ के मॉडुलस से, और इक्वल भी हो सकता है ना, इनकेस इक्वल भी हो सकता है। सेकेंड वाले में क्या होगा, सेकेंड वाला ये भी सेम है, अगर अंतर की बात करें तो वो भी क्या हो जाएगा, Z1 माइनस का Z2 जो होगा हमेशा क्या होगा, लेस दैन इक्वल टू होगा किसके, मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2। भाई ये तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो ये तो ऑलरेडी बड़ा होगा, लेकिन ये जब इससे बड़ा होता है, ये वाला पार्ट जब इससे बड़ा होता है तो माइनस वाले से तो बड़ा होगा ही, है ना। अच्छा, अब देखिएगा छोटा किसके होगा भाई, Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 क्या होगा, ये बड़ा होगा इस कंडीशन में, कब, जब हमारे पास Z1 मॉडुलस Z1 माइनस Z2, मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस Z2 हो, ठीक है। इनकेस क्या होगा, ये बड़ा होगा। अब Z1 माइनस का Z2 ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके पास, Z1 माइनस Z2 के। ये पॉइंट्स याद रखेंगे, ये चारों पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करके इन्हें याद रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे, कोणांक के कुछ परिणाम, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ आर्गूमेंट्स, यानी कि एम्प्लीमेंट्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के कुछ रिजल्ट की बात कर रहे हैं कि आर्गूमेंट ऑफ मॉडुलस जेड
आर्गूमेंट ऑफ जेड बार। देखो जेड बार का जो आर्गूमेंट होगा, मैंने वैसे डिस्कस किया था लेकिन फिर से और एक बार डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। देखिए आर्गूमेंट ऑफ जेड बार जो होगा, याद रखेंगे उससे, इसकी जगह पर हम रख सकते हैं इसे 1/z, है ना। तो आर्गूमेंट ऑफ 1 जो हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा और वो हो जाएगा माइनस का, ये एकदम लॉगरिथम की तरह बिहेव करते हैं, है ना। तो याद रखेंगे आर्गूमेंट ऑफ जो जेड बार होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस के आर्गूमेंट ऑफ जेड के बराबर होगा। और यहाँ पे अगर हमसे कहा जाए कि आर्गूमेंट ऑफ माइनस जेड जो होगा वो इक्वल टू होगा किसके, पाई प्लस आर्गूमेंट ऑफ जेड, पाई प्लस आर्गूमेंट ऑफ जेड। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पे देखो यार, आर्गूमेंट ऑफ इसकी बात करें, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, आर्गूमेंट ऑफ 1/z है ना, 1/z है ना, तो 1/z तो जेड बार के बराबर ही होता है, तो जो इसका होगा सेम इसका हो जाएगा। तो ये होता है हमारा माइनस का आर्गूमेंट ऑफ जेड, या दो बराबर हो जाएगा किसके, आर्गूमेंट ऑफ जेड बार के। इसके बाद आर्गूमेंट ऑफ जेड आई दिया गया है ना, आर्गूमेंट ऑफ जेड आई, जेड आई ये किसके बराबर होगा, ये होता है हमारा पाई/2 प्लस आर्गूमेंट ऑफ जेड। अच्छा माइनस जेड आई की बात क्या होगी, तो माइनस का पाई/2 आर्गूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 तो एकदम लॉगरिथम वाले रूल लगा दो, अलग अलग कर दो, है ना। लॉग वाला क्या होता है, log m इंटू n बराबर log m प्लस log n, तो वही आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू होगा आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2। और अगर हमारे पास ऐसे n नंबर्स दिए जाएं, यानी कि n समिश्र संख्याएं दे दी जाएं, n कॉम्प्लेक्स नंबर दे दी जाएं, तो क्या होगा, उनके जो आर्गूमेंट होंगे Z1 Z2 डॉट 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 Zn तक अलग अलग हो जाएंगे। आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2 प्लस डॉट 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 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z1, है ना। अब देखिए यहाँ पे लॉगरिथम के रूल लगते हैं। यहाँ पे देखिए 7वां पॉइंट देखिएगा, बहुत ही शानदार पॉइंट है, आर्गूमेंट ऑफ Z की पावर n। लॉगरिथम में क्या होता है, पावर बाहर आ जाती है, तो n लॉग नहीं, यहाँ पे अगर आर्गूमेंट की बात हो रही है, आर्गूमेंट ऑफ Z के इक्वल हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स n, कैपिटल N, है ना। यानी कि जो हमारा n है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स के लिए। आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 अलग अलग हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस, है ना, बटे में होती है तो माइनस में चली जाएंगी। अच्छा आर्गूमेंट ऑफ Z प्लस जेड बार इक्वल टू 0 हो या पाई होगा। आर्गूमेंट ऑफ जेड बार क्या होगा, हमेशा ये पॉइंट्स याद रखेंगे, कभी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन बड़ा दे देता है और हम टाइम वेस्ट करते हैं, तो आर्गूमेंट ऑफ जेड प्लस जेड बार हमेशा क्या होगा, 0 होगा या फिर पाई होगा। और आर्गूमेंट जेड बार जो होगा वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। यानी कि कोई हमें समिश्र संख्या दे दी जाए और उसका कॉन्जुगेट दोनों मल्टीप्लाई में दे दिए जाएं और हमसे आर्गूमेंट पूछा जाए तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। आर्गूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड बार वो हमारा प्लस माइनस पाई/2 होता है। आर्गूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 ये क्या होगा, जो भी ये निकल के आएगा, यानी कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक समिश्र संख्या है Z1, है ना, तो Z1 की एक रेखा हो जाएगी और एक समिश्र संख्या है हमारे पास Z2, एक Z2 की रेखा हो गई, तो जो आर्गूमेंट होगा क्या, हमारा आर्गूमेंट ऑफ Z1 बटा Z2 वो क्या होगी, इस Z1 और इस Z2 दोनों रेखाओं के बीच का जो एंगल होगा वो देके आएगा ये आर्गूमेंट। इन दो रेखाखंड मतलब कि Z1 बटे Z2 करके हम लोग निकाल सकते हैं दो रेखाखंडों के बीच का कोण, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही शानदार पॉइंट है अगला वाला भी, मापांक एवं कोणांक संबंधी कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड। Z1 Z2 हमारे पास दो कोई समिश्र संख्याएं दी गई हैं जिनके कोणांक θ1 और θ2 हैं ना। कोणांक समझ गया ना, अगर इसको हम ध्रुवीय रूप में रखें, पोलर फॉर्म में रखें, है ना, तो r इज इक्वल टू होता नहीं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो Z1 का क्या है, R1 हो गया, मान लीजिए R1 और इंटू cos θ1 प्लस आई साइन θ1, और Z2 क्या हो गई, Z2 जो हो गई हमारी R2 इंटू cos θ2 प्लस आई साइन θ2, है ना। तो इस कंडीशन में कह रहा है कि Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर जो होगा इक्वल होगा Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस का जो स्क्वायर होगा। ये याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से हमें कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप पिछली सीरीज में देखे होंगे तो कई क्वेश्चन पूछे गए और रिजल्ट्स का हमने डायरेक्ट यूज किया था वहाँ पे, देखिएगा। तो मॉडुलस Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, मॉडुलस Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस Z1 Z2 cos θ1 माइनस θ2, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, ये पॉइंट याद रखेंगे। इसकी प्रूविंग पूछी नहीं जाती लेकिन आपको याद रहना चाहिए, है ना। प्रूविंग करना चाहें आप प्रूविंग करके देख लीजिएगा। Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर
बराबर अगर हमें दे दिया जाए, क्या क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका है कि Z1 प्लस Z2 बराबर Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर बराबर दे दिया गया मॉडुलस Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, Z1 बटा Z2 जो होगी वो विशुद्ध काल्पनिक संख्या होगी, यानी कि Z1 अनुपात Z2 क्या होगी, एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या होगी, एक प्योरली इमेजिनरी नंबर होगी। मॉडुलस Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू Z1, अरे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। अच्छा, अब कभी भी हमें दिया जाए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि Z1 प्लस मॉडुलस Z1 प्लस Z2 बराबर दिया गया है मॉडुलस Z1 माइनस Z2, तो इसका मतलब क्या है, इनके दोनों के जो आर्गूमेंट्स का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, π/2 होगा। क्या होगा, π/2 होगा, यानी कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू क्या होगा, 90 अंश आएगा। इस कंडीशन में देखिएगा यहाँ पे, अगर हमारे पास मॉडुलस Z1 प्लस Z2 इक्वल टू दिया जाए मॉडुलस Z1 प्लस Z2, इसका मतलब क्या है, आर्गूमेंट Z1 बराबर Z2 है, या फिर आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2 बराबर क्या हो जाएगा 2n पाई, है ना, यानी कि पाई का 2 पाई का गुणा जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक बहुत ही शानदार है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मॉडुलस, पहले टोटल मॉडुलस पूरे का मॉडुलस है मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस Z2 का मॉडुलस क्या होगा, लेस दैन इक्वल टू होगा किसके, मॉडुलस Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस के, और ये लेस दैन इक्वल टू होगा मॉडुलस Z1 प्लस Z2, मतलब कि यहाँ पे इस कंडीशन में सबसे बड़ा ये होगा, फिर दूसरे नंबर पे ये आएगा और सबसे छोटा ये आएगा तीसरे नंबर पे। ठीक है, अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है Z1 प्लस Z2 की तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस Z1 प्लस Z2 की अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो करेंगे मॉडुलस Z1 प्लस Z2 मॉडुलस Z2, और मिनिमम अगर निकालनी है मॉडुलस Z1 प्लस Z2 की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो टोटल का मॉड रखना है Z1 मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस Z2 हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि सम्मिश्र का घनमूल, है ना। ओमेगा इकाई का घनमूल, अगर इकाई के घनमूल की बात करते हैं तो हम ओमेगा से इसे डिनोट कर रहे हैं। ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, ओमेगा क्यूब बराबर क्या होता है 1। इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो सारी डिस्कस करने जा रहे हैं हम, बहुत ही शानदार तरीके से इसे समझिएगा। चलिएगा, ओमेगा क्यूब हो गया, तो इस कंडीशन में हमारे पास 3 होते हैं, एक 1 होता है, एक ओमेगा होता है और एक ओमेगा स्क्वायर होता है। 1 तो हो गया हमारा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस I√2 बटा I√3/2 कॉमा, और ये होता है -1 माइनस का I√3 बटा 2। ये होते हैं हमारे तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना, इकाई के घनमूल होते हैं, जिसमें ये दोनों होते हैं सम्मिश्र घनमूल। क्या होते हैं दोनों, सम्मिश्र घनमूल होते हैं ना। सभी प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट सारी मिलती जाएंगे, वहाँ पे बात करते जाएंगे। चलिएगा, सेकंड पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए, ये तीनों जो हमारे घनमूल हैं अगर इन्हें जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा, 0 आता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 0। और लगातार अगर हमें ओमेगा की पावर में 3 क्रमागत संख्याएं मिल जाएं और उनका सम हो, है ना, देखो यहाँ पे ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर n+1 प्लस ओमेगा की पावर n+2, हम देख रहे हैं सभी क्रमागत हैं, लगातार हैं। और ये तीनों जो हैं, अगर 3 लगातार क्रमागत संख्याएं आ जाएं इनकी पावर में ओमेगा की, तो उनका जो जोड़ने पे आएगा कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा, अब देखिएगा, कल एक फैक्ट हम लोग यूज भी कर रहे थे कि 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, ये दिया गया है हमें। ये इसकी वैल्यू, इसकी 2 वैल्यू होंगी। एक क्या होंगी भाई, एक वैल्यू होगी क्या 3 आ जाएगी, और दूसरी वैल्यू आएगी इसकी 0 के बराबर। एक वैल्यू इसकी 3 होगी और एक वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। कैसे, समझिएगा, देखिएगा, जब भी हमारे पास जो n है वो क्या हो, 3 का मल्टीपल हो, 3 का गुणज हो, है ना। अगर 3 का मल्टीपल है तो 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n की वैल्यू 3 आएगी। और अगर 3 का मल्टीपल नहीं है, कुछ भी है ना, कुछ भी है, तो 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इक्वल टू 0 होगा। एक पॉइंट यहाँ पे और भी याद रखना कि ओमेगा की पावर n प्लस
इस कंडीशन में जब 3 का गुणज नहीं है बराबर कितना होता है, -1, -1। अब देखिएगा मेरी बात को समझिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से समझिएगा। यह है ओमेगा, है ना, एक एग्जाम्पल के तहत मैं अब समझा रहा हूँ आपको, एक एग्जाम्पल लेके हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यह है ओमेगा, और ओमेगा की पावर में कितना है 1, ओमेगा हो गया। अच्छा, इसकी पावर में n दे दिया, फिर प्लस ओमेगा की पावर में कितना दिया, ओमेगा स्क्वायर की पावर में भी n दे दिया बराबर में -1। तो इस n की जगह पे कुछ भी आ जाए, मान लीजिए कि ये आ गया ओमेगा की पावर में 17 प्लस, और ये आ गया ओमेगा स्क्वायर की पावर 17, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 के बराबर होगी। कभी कोई कितनी भी बड़ी संख्या पूछी जाए तो याद रखना, अगर ऐसा कुछ हमारे पास फॉर्मेट बन रहा है, यहाँ ओमेगा बन रहा है और ओमेगा स्क्वायर बन रहा है और इनकी पावर में सेम है, बस ध्यान ये रहे कि वो जो पावर में है n, ये 3 का गुणज ना हो। अगर 3 का गुणज होगा तो फिर ये वैल्यू जो होगी वो 3 के बराबर हो जाएगी, है ना, किसके बराबर हो जाएगी, 3 के बराबर हो जाएगी। चलेगा, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, 5वें पॉइंट की बात करेंगे कि अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कि तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है, यानी कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर क्या स्क्वायर कर दिया जाए तो फिर से ओमेगा आ जाएगा। देखिए कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे के क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। अगर आप ओमेगा है और ओमेगा का आप वर्ग कर दो, है ना, ओमेगा का वर्ग करोगे, ओमेगा का वर्ग करोगे तो ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, यानी कि जो इसकी वैल्यू दी गई ये वाला, अगर आप इसका वर्ग करोगे तो ये मिल जाएगा और इसका वर्ग करोगे तो ये मिल जाएगा, यानी कि ओमेगा बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के। ये पॉइंट याद रखेंगे। एक और पॉइंट जो कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम बिल्कुल उसका यूज करेंगे, और पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने यूज भी किया है। देखिए ये होता है हमारा ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1, समझिएगा, इसे बहुत शानदार पॉइंट है। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1, ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 1/ओमेगा, यानी कि जहाँ फैक्ट के तौर पे ज़रूरत पड़ेगी 1/ओमेगा की जगह पे हम ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं, और ओमेगा इक्वल टू रख सकते हैं 1/ओमेगा स्क्वायर, है ना, ओमेगा इक्वल टू रख सकते हैं 1/ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। अच्छा, देखिए यहाँ पे ये दिया गया जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, अगर ये इक्वेशन इस टाइप की दी गई है तो इसके 2 मूल होते हैं हमारे पास। भाई क्वाड्रेटिक है तो 2 मूल होंगे, एक मूल होता है हमारे पास ओमेगा और दूसरा क्या होता है ओमेगा स्क्वायर, तो ये याद रखेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए यही इक्वेशन चेंज हो जाती है ना, ये समीकरण चेंज हो जाता, समीकरण क्या हो जाता हमारे पास, ये आ जाता जेड स्क्वायर माइनस का जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो भी इसके हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी होते, 2 सम्मिश्र घनमूल होते, एक क्या होता माइनस का ओमेगा और दूसरा क्या होता माइनस का ओमेगा स्क्वायर, है ना। ये पॉइंट याद रखेंगे। चलिएगा, मैं इसे थोड़ा सा रब करेंगे और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिन पर डिस्कशन होना हमारा बाकी है ना, वो करेंगे। देखिए कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है, कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है ना, समझिएगा। एक तो ये बता दिया मैंने आपको कि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, जब भी कभी ऐसा इक्वेशन दे दिया जाए तो इसके 2 घनमूल होते हैं, यानी कि 2 इसके रूट्स होते हैं, एक ओमेगा होगा और एक ओमेगा स्क्वायर होगा, बस ये सिंपल याद रखना है। अच्छा, इसके बाद समझिएगा यहाँ पे कि 1 प्लस आई ओमेगा इज इक्वल टू माइनस के 2 ओमेगा होता है। अगर आप कभी रिजल्ट में बनाना नहीं चाहते हैं, कुछ थोड़ा टाइम बचाना चाहते हैं तो इन्हें याद कर लीजिए, और नहीं भी याद करना चाहते हैं तब भी चलेगा मामला, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये पॉइंट्स आप नहीं भी याद करना चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो आप इतना तो मेंटेन कर ही लेंगे ना, कि मेंटेन करके उसकी जगह वैल्यू पुट कर लेंगे, है ना भाई। जब आपको इसका मेन मान याद है कि ओमेगा इज इक्वल टू, हमें पता है कि माइनस का 1 प्लस आई √3/2 होता है ना, तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कचरा दिमाग में नहीं भरना, है ना। जो जरूरी है वो रखना है, लेकिन अगर हाँ फिर भी अगर आप ट्रिक के तौर पे इसे यूज करना चाहते हैं तो फिर इंपॉर्टेंट है ये, आप इसे याद कर सकते हो। चलेगा, कुछ हम और पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, उनको समझिएगा, और इसके बाद बहुत ही जल्द आपके वीडियो का समापन करेंगे हम इस लेक्चर का। देखिएगा, अब अगर हमसे कभी कह दिया जाए कि जो हमारे पास ओमेगा है ना, ओमेगा क्या है माइनस का 1 प्लस का आई √3/2, इसका कोणांक क्या होगा, है ना, इसका आर्गूमेंट क्या होगा। तो एक बात याद रखेंगे, आर्गूमेंट ऑफ जो ओमेगा होता है वो क्या होगा, आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा जो होता है वो आ जाता है हमारा 2π/3। कोणांक निकालना हमने बताया, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप पीछे वाला लेक्चर देखिएगा जाके, उसमें आर्गूमेंट हमने स्पेशल बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया है।
ठीक है। तो मतलब कि जो एक हमारे पास ओमेगा, इसका जो आर्गूमेंट क्या होता है 2π/3, ये तो याद रहना चाहिए। और आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा वाले उसमें माइनस हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा, है ना, माइनस का 2π/3। अच्छा, अब हमसे कहा जाए कि जो हमारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है यानी कि 1 है और एक ओमेगा है और ये है ओमेगा स्क्वायर, ये क्या होते हैं, ये एक समबाहु है ना, समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। ये क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट पहले वाला देखो ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 1,0 और एक कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा भाई, ये होता -1 तो ये -1/2 और √3/2 और ये क्या हो जाएगा भाई -1/2 और -√3/2। देखो ये तीनों हैं, ये हमारा 1 है और ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है। तो ये तीनों क्यूब आप यूनिटी जो होते हैं वो एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं, के शीर्ष होते हैं, है ना, शीर्ष होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमें इतना तो याद ही रहे कि इसकी साइड क्या आती होगी इस कंडीशन पे, है ना, मान लीजिए बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो मुझे फिर लगाना ना पड़े। तो देखिए इसकी जो साइड होती है, यानी कि जो इसकी भुजा होती है ना, इसकी जो साइड्स होती है वो क्या होती है √3 होती है। और जब √3 ये मिल गया तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया होता है 3√3/4, है ना। ये पॉइंट्स याद रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी ट्रिकी सीरीज पूरी तरह से बेहतरीन सीरीज होने वाली है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी बताए जाएंगे और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे और पूरी तरह से इसे हम लोग कवर करेंगे। चलिएगा, मुलाकात होगी हमारी कल फिर इसी सेशन पे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।